ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। हेनरी लॉ के बाद वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर क्या होता है इसको समझते हैं। वेपर प्रेशर में जो ये फर्स्ट वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं वेपर, वो वर्ड को समझने के लिए पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि वेपराइजेशन क्या होता है। वेपराइजेशन का मतलब किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं, जो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है और इसमें से सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे हमने एक ओपन बीकर लिया है, ओके, ओपन बीकर है हमारे पास फर्स्ट टाइम। इस ओपन बीकर में सपोज करते हैं यहां पर हमने वाटर लिया हुआ है। अब इसमें जो फर्स्ट लेयर है जिसको हम सरफेस मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, जो अभी इवोपरेशन प्रोसेस में आप देखोगे पार्टिसिपेट करेगा, इन मॉलिक्यूल्स का, सरफेस वालों का एट्रैक्टिव फोर्स किसी अनदर मॉलिक्यूल के लिए अपने नीचे वाले जितने भी अनदर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके कंपैरिजन में कम होता है। एट्रैक्टिव फोर्स कम होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्ट होने की एबिलिटी अनदर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ये जो टॉप मोस्ट मॉलिक्यूल है अपने नीचे वाले यानी नीचे वो बिलो द सरफेस कुछ एनर्जी गेन करके उन मॉलिक्यूल से इजीली अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाकर इस बीकर से एस्केप हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम इवोपरेशन वर्ड यूज करते हैं और ये फ्रीली मूव कर जाते हैं बीकर से बाहर। अगर हम इसी बीकर को क्लोज कर देते हैं, सपोज कीजिए यहां पर हमने सेकेंड केस में इसी बीकर को जिसमें वाटर लिया हुआ था उस बीकर को हमने क्लोज कर दिया ऊपर से। अब आप देखोगे कि अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ये मॉलिक्यूल सरफेस वाले मॉलिक्यूल उसी तरीके से जैसे पहले बाहर जा रहे थे अभी भी बाहर जाएंगे, यानी अभी भी इवोपरेशन का प्रोसेस होगा। बट अब ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकते, इस बीकर से बाहर नहीं जा सकते। इवोपरेशन तो होगा बट ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकते बिकॉज क्लोज है। अब ये नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स इस बीकर के टॉप मोस्ट सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे और अपनी एनर्जी सराउंडिंग को पास कर देंगे, जिससे इनकी एनर्जी कम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल वापस नीचे की ओर आएंगे। यानी कि यहां पर हम देखेंगे कंडेंसेशन, जिसे हिंदी में संघनन बोल देते हैं, वो प्रोसेस यहां पर कैरी होगा। यानी एक तरफ तो इवोपरेशन हो रहा है और एक तरफ कंडेंसेशन का प्रोसेस कैरी हो रहा है, यानी दो अपोजिट प्रोसेस यहां पर आप देख रहे हो साथ साथ में हो रहे हैं। अब जब दो अपोजिट प्रोसेस हो रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आपने देखा कि इवोपरेशन प्रोसेस हुआ जिसको हमने आर ई से लिख दिया। ऑब्वियसली इसका स्पीड कंडेंसेशन प्रोसेस से फास्ट होगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय इन दोनों प्रोसेस की स्पीड इक्वल हो जाएगी। जब इन दोनों प्रोसेस की स्पीड इक्वल हो जाएगी इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को जब यहां पर ये वेपर्स अचीव कर लेंगे, आपको पता है जब आर ई और आर सी इक्वल हो गए यानी कि टू अपोजिट प्रोसेस का स्पीड इक्वल हो गया, तो इस कंडीशन को हम इस स्टेट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। अब इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या होगा उसको समझते हैं। एट इक्विलिब्रियम pressure exerted by vapors of liquid on the surface of liquid, ये जो अभी हमने यहाँ बोर्ड में लिखा है जिसको हम इस इक्विलिब्रियम के बाद की कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही होता है वेपर प्रेशर। ये वाले वेपर जो यहां पर आपके बने इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, ये दीवारों से भी इस बीकर के वॉल से भी टकराते रहेंगे और यहां पर भी ये वेपर्स कॉन्टिन्यूसली प्रेशर लगा रहे होंगे। ये तो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स थे, बट जब ये वेपर में कन्वर्ट हुए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, जब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो गई, उस कंडीशन पे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुए, वो वेपर जब इस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, हिंदी में बोल देते हैं वाष्प दाब।
यानी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ओके, तो इजी सा टॉपिक था, वेपर प्रेशर था क्या, समझ में आ गया है। यानी सब कुछ वेपर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब वेपर के अमाउंट अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, वेपर का अमाउंट कम तो वो भी कम। तो इसी को आगे कैरी कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से फैक्टर्स हैं। सोचो कि भाई वेपर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर, वेपर ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। वेपर के अमाउंट को आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप ऑब्वियसली टेम्परेचर को बढ़ा के, दिमाग में आ रहा होगा आपके कि हाँ सारा खेल तो एनर्जी का है। अगर आप एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर लगातार अगर आप इंक्रीज करते रहोगे, हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रोसेस का रेट भी फास्ट होगा। ओके, एक तो ये था, सिंपल सा था। एक और सोचते हैं, वो इससे भी सिंपल है। सारे टॉपिक बहुत इजी है, सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इजी सा चैप्टर है, स्मूथ ही चलना है। थ्योरी तो बहुत ही इजी है, न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क जरूर चाहिए। अब सेकंड वन क्या हो सकता है, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। अब कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, और कुछ लिक्विड ऐसे जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग। अब अगर आप वाटर को और एसीटोन को कंपेयर करो तो सोचो किसके इंटर पार्टिकल फोर्स वीक होंगे। ऑब्वियसली एसीटोन का आपके दिमाग में आ रहा होगा। एसीटोन के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल आसानी से वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो वेपर का अमाउंट ज्यादा होगा। वेपर का अमाउंट ज्यादा तो अगेन वही सेम केस, उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वेपर प्रेशर वाटर के कंपैरिजन में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। और यहीं पर अगर मैं अल्कोहल लगा दूं तो अल्कोहल का थोड़ा सा कम होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप कंपेयर करें एसीटोन, अल्कोहल और वाटर, तो एसीटोन सबसे ज्यादा, फिर अल्कोहल एंड देन वाटर। तो इजी सा टॉपिक था। आप बस आपको ये सोचना है कि किसके इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक है। तो वेपर प्रेशर सारा वर्ड टॉपिक वेपर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेपर के अमाउंट ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। वेपर प्रेशर का मतलब अब हमें क्लियर हो गया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, अब कौन से सॉल्यूशंस उनको देखते हैं। हमारे जो कोर्स में है 12th क्लास के सिलेबस में, वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन क्या मतलब है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, द्रव की तरह कार्य करता है, विलायक की तरह सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व कर दो या अल्कोहल को आप वाटर में डिसॉल्व कर दो, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लिक्विड सॉल्यूशंस। अब लिक्विड सॉल्यूशंस में जो हमारे सेक्शन में जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें है या तो सॉलिड या तो लिक्विड। हम स्पेशली इन दो केसेस के बारे में अभी आने वाले टॉपिकों में स्टडी करेंगे, जहां पर सॉलिड या लिक्विड को किसी अनदर लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है, ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में। अब अगर लिक्विड की बात करें तो आपको पता है लिक्विड जनरली आसानी से वेपराइज्ड हो जाते हैं बट सॉलिड नहीं होते। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे उनके लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे वोलेटाइल, यानी जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर। बट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, लाइक शुगर है, यूरिया है, वो नॉन वोलेटाइल। शुगर C12H22O11, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, धीरे धीरे आगे काम आएंगे। शुगर C12H22O11, यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला। इसी तरीके से C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला।
ये जनरली कुछ फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, आने वाले चैप्टर में काम आएंगे। ये कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस के एग्जांपल है, यानी जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हमें पता लग गया कि होता क्या है। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, एक कंपोनेंट है ए सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट। अब सपोज कीजिए किसी सॉल्यूशन के अंदर ए और बी जो हमने डाले हैं वो दोनों वोलेटाइल है। अगर दोनों वोलेटाइल होंगे तो ऑब्वियसली दोनों वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस बीकर के अंदर हमने ए और बी को ऐड कर दिया है, यानी यहां पर कुछ मॉलिक्यूल ए के भी है, कुछ मॉलिक्यूल बी के भी है, इस तरीके से। अब अगर ये दोनों वेपर में कन्वर्ट होंगे तो श्योर है ए और बी दोनों के वेपर्स बनेंगे। ये सभी प्रेशर लगाएंगे, ए के मॉलिक्यूल्स भी वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, बी के भी प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ए के वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसे हम इस साइन से इंडिकेट करेंगे पी ए। ऐसे बी के जब वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो उसको हम लिखेंगे पी बी। ये हमें क्लियर होना चाहिए। पी ए का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड सेम वे पीबी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बट अगर सपोज इस बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स होते, यहाँ बी होता ही नहीं, यहाँ खाली ए होता, यानी कि अगर ये प्योर स्टेट में होता तो ये जो आपने पी और पीबी लिखा है इसी को उस केस में हम पी नॉट ए और पी नॉट बी लिख देते। अगर इसके अंदर खाली ए है तो पी नॉट ए और खाली बी है यानी वो प्योर स्टेट में है तो पी नॉट बी। ओके, तो वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था। ए के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हुए, उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया। अब इस कंडीशन में अगर वो प्योर है तो पी नॉट ए। इसी तरीके से अगर इस बीकर के अंदर प्योर बी है और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो उनके प्रेशर को हम पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी हमें पता होना चाहिए कि है क्या चीज। ओके, अब हम लोग वन बाय वन दोनों केसेस को आगे आगे टॉपिकों को डीपली पढ़ेंगे। हम सब ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर कहीं पर दो कंपोनेंट है ए और बी और वो प्रेशर लगा रहे हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसके टू कंपोनेंट ए और बी दोनों वेपर में कन्वर्ट हुए, दोनों प्रेशर लगा रहे हैं, तो पी टोटल यानी टोटल दाब, टोटल प्रेशर इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब हमारा मेन टॉपिक यह आता है कि अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो हमें पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज का पता होना चाहिए। ये कहां से निकाले? पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर हम यूज करेंगे राउल्ट्स लॉ। एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने राउल्ट लॉ दिया। राउल्ट अपने नेम के बेसिस पर इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कंपोनेंट लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट में होगा उसके जब वेपर्स बनेंगे तो उनके थ्रू, उनके द्वारा लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा, यानी कि उनका पार्शियल प्रेशर उनके अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। अब हम लोग अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनके मोल फ्रैक्शन की हेल्प से, यानी कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरीके से अगर हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई बी, यानी कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर exerted by any of the component is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. फिर से बोल रहा हूं, the partial pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. P और mole fraction directly proportional होते हैं। ओके, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। राउल्ट्स लॉ की हेल्प से ही अभी पूरा टॉपिक हमारा आगे कैरी होगा। तो हमें पहले ये पता लगा कि पी ए और पी बी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर पी ए मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने रिमूव किया एक टर्म से पी नॉट ए, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इसी तरीके से पीबी को अगर हम ले तो पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो पीबी इक्वल टू हमारा आ गया पी नॉट बी जाई बी। पी नॉट बी क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। तो पीए और पीबी हमें पता लग गया कि क्या होता है। अब इसी तरीके से अगर हम पी टोटल की बात करें, यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाले, तो पीए और पीबी को हम प्लस करेंगे और हम इनकी वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हैं। ये कंडीशन कब होगी? शुरू में आपसे कहा था जब ए और बी दोनों वोलेटाइल होंगे, यानी हमारा जो फर्स्ट केस है वो अभी हमारा क्लियर हो रहा है साथ साथ में राउल्ट लॉ के बाद। तो राउल्ट लॉ के बारे में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन केस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, इन केस ऑफ सॉल्यूशन having volatile solute, volatile solute, तो आपका केस यही बनेगा। आपको पता है P इक्वल टू पी ए प्लस पीबी होता है। आप यहां पर पी ए के बदले राउल्ट्स लॉ का यूज करके पी नॉट ए और जाई ए प्लस पीबी के बदले पी नॉट बी जाई बी यहां पर आप लिख दोगे और इनकी वैल्यूज को पुट करके हम आसानी से टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, पी टोटल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है आपको पहले बता रखा है। जाई ए, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो आप उसके मोलों को टोटल मोल से डिवाइड कर दोगे, आप इजीली निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, सॉल्यूशन के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब अगर वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो श्योर है वो प्रेशर, उसके वेपर्स ही नहीं बनेंगे, और वेपर्स ही नहीं बने होंगे इसका मतलब उनके थ्रू कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। वेपर ही नहीं है तो प्रेशर भी नहीं है। पीबी की वैल्यू अब कितना लेंगे? 0 लेंगे। पीबी की वैल्यू हमने अगर 0 ले लिया तो हमारा पी टोटल का वैल्यू आ गया पी नॉट ए जाई ए, ये केस आ गया। पी नॉट ए जाई हमारा एक फॉर्म बन गया। हम यहां पर पी ए, पी टोटल को हम यहाँ पर पीएस भी लिख सकते हैं, पी टोटल लिखो या पीएस लिखो, बात एक ही है। पी नॉट ए को पी नॉट ए लिख दिया और जाई ए के बदले हम यहाँ 1 माइनस जाई भी लिख सकते हैं। ये शुरू में आपको बताया था थर्ड लेक्चर में, जाई ए प्लस जाई बी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए 1 होता है। तो हमारा फॉर्म बन गया पी एस इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाई बी, और इसको प्रॉपरली अगर हम सॉल्व करके लिखे इनको इस साइड लाकर तो हमारा प्रॉपर एक फॉर्मूला बन गया जाई बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये फॉर्म बन गया हमारा। इसका यूज हम आने वाले टाइम में करेंगे अंडर द हेडिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपसे कहा भी था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट लेक्चर में आपसे कहा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करके एक हेडिंग आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। राउल्ट्स लॉ एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका यूज करेंगे आने वाले टॉपिकों में। इससे आगे पढ़ते हैं।